Namaskar, my dear friends. Myself DLP, changing the way of daily learning platform. Welcome to all of you in the online session of production process, which is the parts of mechanical engineering. So, my dear friends, in the previous lecture, we have to discuss about single point turning tool parts and its nomenclature. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के पार्ट्स और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किए थे। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल ज्योमेट्री। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको सेमेस्टर एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे माना जाता है। सो इन दिस सेशन आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट नॉलेज ऑन द टॉपिक ऑफ सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल ज्योमेट्री विच इज़ यूज्ड इन ऑब्लिक कटिंग। तो ऑब्लिक कटिंग में जो भी सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री यूज किए जाते हैं उन सारे ज्योमेट्री का बेस्ट नॉलेज हम आपके सामने आज के लेक्चर में डिलीवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सी अ एनिमेशन वीडियो सो दैट आवर क्रिस्टल शुड बी क्लियर, ताकि हमारा क्या है क्रिस्टल क्लियर हो जाए एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से। एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स मेंशन इन एनिमेशन वीडियो। तो एनिमेशन वीडियो में जो जो चीज़ें मेंशन किए गए हैं सारे चीज़ें को एनिमेशन वीडियो के माध्यम से हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, ताकि थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एनिमेशन वीडियो को, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल का ज्योमेट्री की स्टडी से पहले सबसे पहले एक बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा बात कि जब हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट, तो इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। केवल और केवल कितने, किसी भी एक पॉइंट से कितने म्यूचुअल पारस्परिक कितने लंबवत प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं। परस्पर लंबवत जो है 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। चौथा प्लेन कोई ऐसा नहीं होगा जो कि उन 3 प्लेन से और उस पॉइंट से ही पास करे, ठीक है ना। तो केवल एक पॉइंट से 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। और यही तीनों प्लेन जो कि आपको यहाँ पे एनिमेशन वीडियो में 3 डिफरेंट कलर्स के माध्यम से आपको दिखाया गया। ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन और ये तीसरा प्लेन, और तीनों प्लेन कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। और ये तीनों जो है आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है। तो ये 3 डायमेंशनल आपको प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है ना। तो ये बात आपको फर्दर सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री की स्टडी में ये आपको हेल्प करने वाला है। इसीलिए हम इस चीज़ को बेसिक पॉइंट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे प्रोसीड करते हैं एनिमेशन वीडियो के माध्यम से। फिर उसके बाद आपको यही तीनों प्लेन आपको कटिंग टूल में भी दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे प्लेन पहला जो है आपका सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल ये क्या सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल है, ये सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल का ज्योमेट्री है। ये सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल ये है, ठीक है। अब इस टूल को इस प्रकार से कट किया गया है, जो क्या है इस सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल का लेंथ है, इस डायरेक्शन में क्या है लेंथ है, इस डायरेक्शन में क्या है विड्थ है। हमेशा ध्यान रखें ये सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल का ये विड्थ है और ये लेंथ है, ठीक है ना। तो ये प्लेन इस प्रकार से रखा गया है और सेक्शन इस प्रकार से इस कटिंग टूल को कट किया जाएगा इस प्लेन के माध्यम से, ताकि वो क्या है वो जो है प्लेन जो है ये कटिंग टूल के नीचे में बेस पाया जा रहा है। तो बेस के ये क्या है प्लेन पैरेलल है और अलोंग द लेंथ है। तो जब एक ऐसा प्लेन से इस कटिंग टूल को कट किया जाए कि वो प्लेन क्या है बेस के पैरेलल और कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग है, तो पहला प्लेन ये हो गया। दूसरा प्लेन कौन सा है, दूसरा प्लेन को भी देखते हैं। दूसरा प्लेन एक ऐसा प्लेन आपको ड्रॉ किया गया है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो पहले था उसके परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है। और वो कैसे है, वो है आपका बेस के परपेंडिकुलर, पहले बेस के पैरेलल था। पहला प्लेन जो था ये पहला प्लेन है, ये क्या है आपका ये आपका फर्स्ट प्लेन है और ये सेकेंड प्लेन है। फर्स्ट प्लेन जो है बेस के क्या है बेस के पैरेलल है और सेकेंड प्लेन क्या है बेस के परपेंडिकुलर है। तो देखिए अंतर समझिए, पहला प्लेन आपका बेस के पैरेलल और दूसरा प्लेन बेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो दूसरा प्लेन इस कटिंग टूल को इस प्रकार से कट करेगा कि वो कैसा प्लेन है वो बेस के परपेंडिकुलर हो और अलोंग द लेंथ हो। दो प्रकार का आपका प्लेन आपको समझ में आ गया। तीसरा आपका
प्लेन कैसा होगा वो देखते हैं यहाँ पे। तीसरा प्लेन जो होगा, ये दोनों प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो प्लेन कैसा होगा, विड्थ के पैरेलल। आपका कटिंग टूल का विड्थ ये है, कटिंग टूल का विड्थ आपका ये है, और कटिंग टूल के विड्थ के ही पैरेलल में आपको ये क्या किया गया है, प्लेन ड्रॉ किया गया है। तो इस कटिंग टूल के सेक्शन को इस प्रकार से कट किया जाए कि ये प्लेन जो है से क्या है, विड्थ के पैरेलल है, विड्थ के पैरेलल है, और फिर बेस के परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से 3 प्लेन आपको कटिंग टूल को कट करेंगे, और तीनों प्लेन जो है कटिंग टूल को कट करेंगे, तो हर अलग अलग प्लेन से कट करने से आपको कटिंग टूल में, सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल में अलग अलग एंगल जनरेट होकर के आएंगे। उन सारे एंगल को हम आगे स्टडी करते हैं, जो कि एनिमेशन वीडियो के माध्यम से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला, ये 3 प्लेन में पहला प्लेन हम चूज कर रहे हैं। आप पहला प्लेन अभी अलग अलग एंगल में इसको दिखाया गया है कि अलग अलग एंगल से देखने पर प्लेन कैसा कैसा दिखाई देगा और टूल कैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में है। तो सबसे पहला प्लेन कौन सा चूज किया गया है, ये कटिंग टूल का लेंथ है। इतना तो आप मान सकते हैं, ये कटिंग टूल का क्या है, लेंथ है। तो ये प्लेन जो है से कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग है, कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग है। और चूंकि ये जो है कटिंग टूल का बेस है, ये क्या है, ये जो है से आपका कटिंग टूल का बेस है, कटिंग टूल का बेस है। शैंक का वो पोर्शन, वह सरफेस जो कि आपको नीचे में रहता है, तो नीचे वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस के ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर, बेस की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी किसी कटिंग टूल को एक ऐसा प्लेन से कट किया जाए कि वो प्लेन क्या है, लेंथ की, कटिंग टूल की लेंथ के अलोंग हो और बेस के परपेंडिकुलर हो, तो इस प्रकार से जब कट करेंगे तो कट करने के बाद आपको एक सेक्शन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक सेक्शन दिखाई देगा, और वो सेक्शन से आपको जनरेट होगा कितने एंगल, 2 एंगल जनरेट होंगे। तो ये 2 एंगल को हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जूम करके भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इमेजिन हो रहा होगा कि जितने भी यहाँ पे कटिंग टूल में सरफेस जो होते हैं वो सारे इंक्लाइंड होते हैं। वो ना तो हॉरिजॉन्टल एग्जैक्ट होते हैं, ना ही वर्टिकल होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे इमेजिन आपको बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा, और जूम करने से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ये समझ में आएगा आपको, यहाँ से इमेजिन ये हो रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका क्या है, रेक सरफेस है। रेक सरफेस वो सरफेस होता है जिस सरफेस पर चिप क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि वैसा सरफेस जो चिप के फ्लो को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चिप के फ्लो के डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला सरफेस ही क्या कहलाता है, रेक सरफेस कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से रेक सरफेस जितना एंगल पर इंक्लाइंड है, उस एंगल को रेक एंगल पक्का बोलेंगे, रेक एंगल बोलेंगे। अब वो रेक एंगल बैक रेक एंगल होगा कि साइड रेक एंगल हो, वो डिपेंड करेगा वो किस एज से खींचा गया है। तो चूंकि ये एज जो है ये इंड कटिंग एज है, किससे है, इंड कटिंग एज, तो ये रेक एंगल कहलाएगा, क्योंकि रेक सरफेस पर है, रेक सरफेस पर एंगल इंक्लाइंड है, ठीक ना। तो ये एंगल कौन सा, रेक एंगल है। अब ये जो देखा जाएगा वो इंड रेक होगा कि साइड रेक होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस एज से क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है वो एंगल ड्रॉ किया गया किस एज से। तो चूंकि ये एज कौन सा, इंड कटिंग एज का ये पॉइंट है, इंड कटिंग एज का पॉइंट है, इसीलिए हम बोलेंगे ये जो रेक एंगल है वो क्या, इंड रेक एंगल है। क्या है, इंड रेक एंगल है। लेकिन आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा, इसे इंड कटिंग एज भी बोला जाता है और इसे बैक रेक एंगल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे बैक रेक एंगल भी बोला जाता है, बैक रेक एंगल भी इसे बोला जाता है, बैक रेक एंगल बोला जाता है। फिर दूसरा एक ऐसा एंगल है जो इस लाइन से ये प्लेन जैसे इंक्लाइंड है, और ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन का कौन सा लाइन है, ये फ्लैंक का है। कौन सा, फ्लैंक का है, ये फ्लैंक का है। तो चूंकि ये क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस एंगल को क्लियरेंस एंगल बोला जाता है, क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लियरेंस एंगल। या फिर ये इंड कटिंग एज से ड्रॉ किया गया, इंड कटिंग एज पर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इंड रिलीफ एंगल भी इसे बोला जाता है। इंड रिलीफ इसलिए, इंड क्लियरेंस एंगल क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्लियरेंस को रिलीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लियरेंस को रिलीफ बोला जाता है। इसीलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस एंगल का नाम क्या बोला गया है, इंड रिलीफ एंगल बोला गया है, और इसी को क्लियरेंस एंगल के नाम से भी हम जानते हैं। तो 2 एंगल आपको यहां पे समझ में आ गया कि जब भी कोई एक प्लेन
बेस के कटिंग टूल के बेस के परपेंडिकुलर और कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग सेक्शन कट किया जाता है, तो सेक्शन कट करने पर हॉरिजॉन्टल लाइन से रेक सरफेस पर एक एंगल बनेगा। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? बैक रेक एंगल बोलेंगे। और वर्टिकल लाइन से फ्लैंक पर एक एंगल बने, इंक्लिनेशन एंगल बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से फ्लैंक पे जो इंक्लिनेशन एंगल बनेगा उसे हम क्लियरेंस एंगल बोलेंगे या इन रिलीफ एंगल बोलेंगे। इसे आपको एनिमेशन वीडियो में भी आगे बताया गया है। तो ये सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल है। तो सबसे पहला कैसा प्लेन ड्रॉ किया गया है? तो सबसे पहला प्लेन ड्रॉ किया गया है कैसा? सबसे पहले प्लेन ऐसा है कि ये कटिंग टूल का लेंथ है, ये कटिंग टूल का लेंथ है, ये क्या है? कटिंग टूल के लेंथ है। और ये नीचे में बेस है, तो बेस के क्या है? परपेंडिकुलर ये प्लेन है। ये प्लेन क्या है? बेस के परपेंडिकुलर, बेस इस तरीके से ना, तो बेस के परपेंडिकुलर है और लॉन्ग द लेंथ है। तो जो पहले बता रहे थे वही आपका सेक्शन इस प्रकार से यहाँ पे कट करके बताया गया। तो इस सेक्शन पे कट करने पर आपको कौन कौन से एंगल दिखाई देगा उसको यहाँ पे आगे दिखाया गया, बताया गया है। तो यहाँ पे आपको इमेजिन हो रहा। तो सबसे पहले सेक्शन कट करने पर जिस प्लेन से सेक्शन कट करेंगे तो उसको सेक्शन जो कट होगा वो रेड कलर से दिखाई देगा। कैसा? रेड कलर से ही दिखाई देगा। तो आपको इधर उधर आपको मुंह नहीं मारना है। जिस प्रकार से शादी के बाद जो भी लड़की तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं तो वही आलिया, वही श्रद्धा कपूर, वही आपका जो भी मान लो, मतलब कि सारा कुछ, मतलब जितने भी हीरोइन के बारे में आप सोचते, जिनको भी फेवरेट मानते, सारा कुछ आपको उन्हीं को मानना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी इधर उधर मुंह नहीं मारना है, केवल और केवल फोकस करना है कहाँ पे? जो सेक्शन कट किया गया है रेड पोर्शन, वहाँ पे कौन कौन से एंगल इंक्लाइन होकर के मिल रहे हैं उसी सेक्शन पर देखना है। बाद बाकी कहाँ पे इंक्लिनेशन क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, रेड पोर्शन पर ही भी आपको फोकस करना है। बात कहने का मतलब आप समझ जाइए, ठीक है क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फिगर को और सीधा करके इस प्रकार से रखा गया ताकि हमको क्या एंगल को फाइंड करने में क्या सहूलियत हो। तो जब भी एक प्लेन को कट किया जाएगा, जो वैसा प्लेन होगा जो क्या बेस के परपेंडिकुलर एंड अलोंग द लेंथ है, तो प्लेन को कट करने पर आपको इस प्रकार से सेक्शन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से सेक्शन दिखाई देगा तो आपका एक इंक्लिनेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? एक इंक्लिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो कि आगे आपको वीडियो में भी दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये रेक सरफेस पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे? बैक रेक एंगल। क्या बोलेंगे? बैक रेक एंगल बोलेंगे। और वर्टिकल लाइन से ये फ्लैंक पर एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है, इससे जो एंगल बनेगा उसे इन रिलीफ एंगल या इसी को क्लियरेंस एंगल भी हम नाम इसे देंगे। और बैक रेक एंगल और इन रिलीफ एंगल के बीच में जो एंगल कहलाएगा वो आपका वेज एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेज एंगल कहलाएगा। और इसी को लीप एंगल भी बोला जाता है, लीप एंगल बोला जाता है या फिर नाइफ एंगल बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वेज एंगल बोलिए या फिर आपका लीप एंगल बोलिए या नाइफ एंगल बोलिए, ठीक है ना। तो सारे नाम जो है वेज एंगल का ही है, ठीक है ना। तो आपका कटिंग टूल की ज्योमेट्री में आपको बैक रेक एंगल कंसिडर किए जाते हैं और एंड रिलीफ एंगल कंसीडर किए जाते हैं। तो दो कटिंग एजेस के द्वारा दो एंगल आपको कंसीडर हो गए। कब? जब एक ऐसा प्लेन जो कटिंग टूल के बेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और वो क्या हो? लेंथ के अलोंग हो। तो इस प्रकार से ड्रॉ करने पर रेक सरफेस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा, तो वो इंक्लिनेशन आपका बैक रेक एंगल कहलाएगा। और वर्टिकल लाइन से फ्लैंक पर एक इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा, तो वो एंगल कहलाएगा एंड रिलीफ एंगल। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये पहला प्लेन के द्वारा कट करने पर इस प्रकार से दो एंगल आपको कंसीडर किए गए हैं। अब दूसरा प्लेन ऐसा कट किया गया है जो क्या है? कटिंग टूल का ये विड्थ है। ये कटिंग टूल का क्या है? ये कटिंग टूल का विड्थ है। तो कटिंग टूल के विड्थ की ये क्या है? पैरेलल है। तो जब भी एक प्लेन ऐसा लिया जाए जो सेक्शन को इस प्रकार से कट करे जो कटिंग टूल के विड्थ की क्या हो? पैरेलल हो, कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल हो। तो इस प्रकार से सेक्शन कट करने से आपको देखते हैं कि कौन कौन से एंगल मिलते हैं। तो पहले सेक्शन इस प्रकार से कट किएगा। अब सेक्शन कट करेंगे तो सेक्शन कट करने से ये पोर्शन क्या हो जाएगा? बाहर, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा? बाहर हट जाएगा। और बाहर हट जाएगा तो यहाँ पे रेड कलर का इस तरीके से आपका शेप दिखाई देगा, ठीक है ना, जो कि वीडियो में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक्चुअली में।
तो चलिए सेक्शन को कट किए। अब सेक्शन कट करने से आपको इस प्रकार से सेक्शन देखने को मिलेगा एक्चुअली में। अब इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। सीधा कर देंगे तो आपको देखने से इमेजिन हो रहा है कि आपका ये रेक सरफेस भी जो है इंक्लाइंड है। ये रेक सरफेस भी क्या, आपको रेक सरफेस भी इंक्लाइंड है और ये फ्लैंक वाला सरफेस भी क्या है, कुछ इंक्लाइंड है। अब इसको सीधा काटेंगे तब जाकर के आपको इमेजिन होगा अच्छे तरीके से। तो इसको सीधा करते हैं पहले। तो सीधा करने से आपको इस तरीका से इमेजिन होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा फिगर आ गया, जब हम एक ऐसा प्लेन लिए जो कटिंग टूल के विड्थ की क्या हो, पैरेलल हो। तो जब भी कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल कट करेंगे तो आपका सेक्शन इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये सेक्शन जब इस प्रकार से दिखाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों में देख रहे हैं इंक्लिनेशन ये मिल रहा, तो ये साइड कटिंग एजेस से मिल रहा और ये रेक एंगल पर मिल रहा। लेकिन ये किस एज से लिया जा रहा है, साइड कटिंग एजेस से एंगल कंसीडर किया जा रहा है। ये साइड कटिंग एजेस है, साइड कटिंग एजेस का एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो साइड कटिंग एजेस से लिया जा रहा है, तो ये किस एंगल पे है, रेक सरफेस पर है। तो पक्का इसको नाम देंगे क्या, रेक एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेक एंगल बोलेंगे, क्योंकि किस सरफेस से पर कंसीडर किया जाता है, रेक सरफेस पे कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन कौन से इंड से कंसीडर किए जा रहे हैं, तो ये जो इंड जो है साइड का है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, साइड रेक एंगल इसको नाम देंगे। तो इस एंगल को साइड रेक एंगल बोलेंगे। जबकि ये जो एंगल जो है आपका ये फ्लैंक पर है, किस पे है, फ्लैंक पे, किस पे है, फ्लैंक पे है, ठीक है ना। और फ्लैंक जब है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या, ये एक वर्टिकल लाइन ये है, तो वर्टिकल लाइन से ये फ्लैंक जैसे कुछ इंक्लाइंड है, तो इस एंगल को इस साइड से है तो साइड पक्का बोलेंगे, साइड। और ये क्या है, क्लियरेंस है, क्या क्लियरेंस है, तो साइड की क्लियरेंस को रिलीफ बोलते हैं, तो साइड रिलीफ एंगल इसको बोलेंगे, रिलीफ, साइड रिलीफ एंगल इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ से आपको दो एंगल जनरेट होकर के आए, पहले दो जनरेट होकर के आए थे, ठीक है ना, बैक रेक एंगल एंड इंड रिलीफ एंगल। यहाँ से आपको दो एंगल आए, साइड रेक एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। ये चीज़ आपको वीडियो में भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये एंगल आपको साइड रेक एंगल कहलाया और ये साइड रिलीफ एंगल कहलाया। ये एंगल आपका साइड रिलीफ एंगल कहलाया। यही बात हम आपको बता रहे थे अभी, ठीक है ना। तो एनिमेशन वीडियो देखिए, सारा का सारा चीज़ आपको क्रिस्टल क्या होगा, थ्योरी को रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे एनिमेशन वीडियो समझ जाते हैं तो वहाँ पे सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आराम से समझ में आपको आएगा। फिर अब तीसरा प्लेन कट करें। दो प्लेन से कट करने पर आपको इस तरीके से मिला। ये तीसरा प्लेन है जो वो उन दोनों प्लेन से क्या है, अलग है, लेकिन उन दोनों प्लेन के ये क्या है, परपेंडिकुलर ये भी है। तीनों प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन ऐसा है कि बेस के पैरेलल है। पहला जो था बेस के परपेंडिकुलर था, दूसरा क्या था, विड्थ के पैरेलल था। और थर्ड प्लेन कैसा है, बेस के पैरेलल है एंड अलोंग द लेंथ है। थर्ड प्लेन कैसा, बेस के पैरेलल है, यहाँ पे बेस के पैरेलल ये है, बेस के पैरेलल है और क्या है, along द लेंथ है। तो इस प्रकार से प्लेन कट करने पर आपको दो एंगल जनरेट होंगे। तो पहले जो है सेक्शन कट करने पर सेक्शन पर हमें देखना, हमें इधर उधर नहीं देखना है। जिस प्रकार से अभी हम आपको एग्जांपल लेकर के बताएं कि शादी के बाद आपको जीवन में जो भी लड़की आएगी उसी को आलिया भट्ट मानना है, उसी को श्रद्धा कपूर मानना है, उसी को रवीना टंडन मानना है, उसी को दिव्या भारती मानना, जो भी मानना हो सब कुछ उसी को मान करके चलना है, ठीक ना। और वही सेक्शन पर देखना है और उसी सेक्शन से आपको जनरेट होकर के आएंगे एंगल। तो वो एंगल का नाम हम अलग अलग देते हैं। तो यहाँ से पे जो एंगल आएंगे उसको पहले सेक्शन को पहले कट करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको सारे एंगल समझ में आ जाएंगे। तो इसको इस सेक्शन को सीधा किए, तो सीधा करने पर आपको ये साइड कटिंग एज है। ये क्या है, साइड का एक्चुअली में क्या है, साइड कटिंग एज है। और साइड कटिंग एज से हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है, तो इसीलिए इस कटिंग एज को साइड कटिंग एज एंगल नाम देंगे। क्योंकि ये साइड कटिंग एज है और हॉरिजॉन्टल से कुछ क्या है, साइड कटिंग एज इंक्लाइंड है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड होने पर आपको साइड कटिंग एज कहलाएगा, ठीक है ना, साइड कटिंग एज कहलाएगा। देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन से भी आपका इंड कटिंग एज भी क्या इंक्लाइंड है, इसलिए इस कटिंग एज एंगल को क्या बोलेंगे, इंड कटिंग एज एंगल बोलेंगे, इंड कटिंग एज का एंगल बोलेंगे। तो इंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है, एक कर्वेचर बनता है टिप पर, ठीक है ना। तो जो कर्वेचर कहलाता है, तो कर्वेचर जो होता है वही आपका नोज रेडियस कहलाता है, नोज रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे आपको नोज रेडियस आपको दिखाया गया। तो इस तरीके से 6 एंगल और एक नोज रेडियस मिल करके सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री कंसीडर
में किए जाते हैं। तो टोटल कितने पैरामीटर, टोटल सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री में 7 पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं। उन 7 में आपका 6 एंगल आता है और एक क्या आता है, नोज रेडियस आता है, एक नोज रेडियस आता है। तो इस तरीक़ा से एनिमेशन वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पे चलेंगे ताकि हमारा नॉलेज क्या हो और अच्छा से डेवलप हो जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये जो है फिगर को ऑलरेडी हम पहले समझा चुके हैं, ये इस फिगर को पहले हम ऑलरेडी समझा चुके हैं एनिमेशन वीडियो से। सबसे पहला बोला गया किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ किए जाते हैं और यही तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर के तरीके से हम कटिंग टूल को क्या करेंगे कट करेंगे। तो कट करेंगे तो आपको इस तरीके से सेक्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहला प्लेन क्या है, ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर में ये है और ये प्लेन कैसा है, ये विड्थ है कटिंग टूल का। तो विड्थ है कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल कट किया गया। तो कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल कट करने पर ये रेक सरफेस पर ये साइड कटिंग एज से एंगल मिल रहा, तो साइड रेक एंगल कहलाएगा। और ये साइड कटिंग एज से ये एंगल हॉरिजॉन्टल से ये सरफेस फ्लैंक जो है इंक्लाइंड है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, साइड रिलीफ एंगल, इसको साइड रिलीफ एंगल बोलेंगे। दूसरा प्लेन इस प्रकार से कट किया है कटिंग टूल को कि वो क्या है, बेस के पैरेलल और टूल के लेंथ के अलोंग है। तो इस प्रकार से कट करने से आपका फ्लैंक जो है इंक्लाइन मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक ना। तो ये एंगल आपको इंड कटिंग एज कहलाएगा और ये साइड कटिंग एज कहलाएगा। थर्ड प्लेन इस प्रकार से है कि आपका बेस के परपेंडिकुलर और टूल के लेंथ के अलोंग है, ठीक है ना। तो इससे आपको 2 प्रकार के एंगल दिखाई देने इमेजिन होगा। वो क्या, इंड रिलीफ एंगल, ये आपका इंड रिलीफ एंगल है और ये बैक रेक एंगल है, ये आपका बैक रेक एंगल है और ये आपका क्या है, नोज रेडियस है। तो टोटल जो है सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री में कितने पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं, टोटल जो सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री में 7 पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं। उन 7 में 6 जो है एंगल है, 1 एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल, सिक्स्थ एंगल एंड 1 नोज रेडियस। तो टोटल कितने 7 पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक ही वीडियो में एक ही पिक के माध्यम से आपको यहाँ पे इमेजिन कराया गया है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने क्या करते हैं, लेक्चर को पेश करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल का डायग्राम हम अपने द्वारा भी बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, ताकि आपको इससे मोटिवेशन मिले कि जब हम अगर आपके लिए इतना अच्छा फिगर बना सकते हैं, जो कि मेरा टाइम अब वो फिगर बनाने का निकल गया, तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपने लिए कितना मेहनत करना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में सारा पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने इसके पार्ट्स के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, सारे टर्म के बारे में प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो फर्दर हम लोग आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री में सबसे पहला एंगल आता है वो बैक रेक एंगल। क्या, बैक रेक एंगल। और बैक रेक एंगल को, चूंकि रेक एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं, रेक एंगल को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है ना। तो रेक एंगल अगर केवल बोले तो रेक एंगल केवल बोले तो समझ जाइए कि ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया, ऑर्थोगोनल कटिंग में बोला गया है, ठीक ना। तो ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में बैक रेक एंगल एक ही होते हैं। ये रेक एंगल कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तो केवल रेक एंगल बोले तो समझ जाना कि ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में बात बोला गया है। लेकिन अगर बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल बात बोला गया है तो समझ जाना कि ऑब्लिक कटिंग के बारे में बात किया गया है। तो रेक एंगल को अल्फा से और बैक रेक एंगल को अल्फा बी से और साइड रेक एंगल को अल्फा एस से, बी से बैक और अल्फा से रेक एंगल। तो बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल और ये अल्फा केवल रहेगा तो समझना है कि रेक एंगल। तो नोटेशन याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करके लिख करके दिए हैं कि हर एंगल का नोटेशन को भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है। फिर एक होता है रेक के, एक रिलीफ एंगल होता है। रिलीफ एंगल को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। किससे, गामा से डिनोट करते हैं, रिलीफ से। और रिलीफ एंगल भी 2 तरीके से होते हैं, एक इंड रिलीफ एंगल होता है और एक साइड रिलीफ एंगल होता है। तो इंड को ई से डिनोट करते हैं, तो ई गामा किसको डिनोट करता है, रिलीफ एंगल को, गामा रिलीफ एंगल को, ई से इंड, तो इंड रिलीफ एंगल और एस लग जाएगा तो हम समझेंगे कि साइड रिलीफ एंगल है। तो ये रेक एंगल को किससे, रेक एंगल को अल्फा से और रिलीफ एंगल को गामा से
और कटिंग एज एंगल को कटिंग एज एंगल को सी से डिनोट करते हैं। तो कटिंग एज एंगल भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। इंड कटिंग एज एंगल तो सीई लगा रहेगा तो इंड कटिंग एज एंगल, और सीएस लगा रहेगा तो साइड कटिंग एज एंगल। सी से कटिंग और सी से आपका नोटेशन है। तो रिलीफ एंगल को गामा से और रेक एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये नोटेशन हम याद करने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कहीं भी याद करने में लोचा ना आए। तो सबसे पहले हम लोग पहला एंगल सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल की ज्योमेट्री का पहला एंगल, जो कि 6 एंगल में छः एंगल कंसीडर किए जाते हैं सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल के ज्योमेट्री में। तो उन 6 एंगल में पहला एंगल है बैक रेक एंगल, जिसे हम अल्फा बी से डिनोट करते हैं, अल्फा बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बैक रेक एंगल हम किसे कहते हैं, बैक रेक एंगल किसे कहते हैं। तो बैक रेक एंगल कहाँ कैसे मिल रहा था, उस चीज़ को समझते हैं। तो जब हम लोग एक ऐसा प्लेन लेंगे और वो प्लेन इस प्रकार से कटिंग टूल को कट करेगा कि वो प्लेन क्या है, वो प्लेन जो है वो बेस के पैरेलल है, बेस के पैरेलल है और बेस के परपेंडिकुलर है और कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग है। तो कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग है, तो एक्चुअली में आपका जो है कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग है, तो आपका इसी तरीके से कट किया होगा, कटिंग टूल का इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो टूल से कट करने से आपका सेक्शन जो दिखाई देगा इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से सेक्शन दिखाई देगा। तो प्लेन कैसा कट किया गया, एक प्लेन ऐसा लिया गया है कि जो कटिंग टूल के बेस के परपेंडिकुलर और कटिंग टूल के लेंथ के अलोंग लिया गया है। तो इस प्रकार से सेक्शन कट करने पर कटिंग एज से रेक एंगल पर इंक्लिनेशन जो मिलेगा वो एंगल आपको बैक रेक एंगल कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन से फ्लैंक के लाइन पर जो एक इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा उसको इंड रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल भी हम नाम देते हैं। तो इसी चीज़ को इसी तरीका से यहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। डिफाइन क्या किया गया, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द बेस ऑफ द शैंक होल्डर, बेस ऑफ द शैंक होल्डर। तो देखिए ये इसलिए बोला गया है, देखिए एक्चुअल में जो है समझिए यहाँ पे बात, बेस ऑफ द शैंक होल्डर क्या बोला गया, बेस शैंक होल्डर के बेस जैसे हो रही इस तरीके से है, शैंक होल्डर का बेस इस तरीके से, और इसी बेस के तो पैरेलल में ये लाइन है ना। तो ये लाइन को हम कैसे बोलेंगे, ये लाइन जो है इस बेस के क्या है, पैरेलल है, बेस के पैरेलल है, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस टूल को क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, किसी तरीके से ओरिएंटेशन दे देंगे अलग एंगल में। तो हम हमेशा बोलेंगे कि बेस के ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, बेस के पैरेलल होगा। ये जो लाइन जो है, एक लाइन जो है वो बेस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो या नहीं हो, लेकिन बेस की ये लाइन क्या होना चाहिए, बेस के जो बेस नीचे में उसके ये लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक ना। तो इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन रेक फेस एंड ए लाइन पैरेलल टू बेस इज नोन एज बैक रेक एंगल। यानी कि ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो रेक फेस और बेस के पैरेलल में एक लाइन आ रहा, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, बैक रेक एंगल नाम देंगे, बैक रेक एंगल हम नाम देंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया है, क्या बोला गया, इट इज द एंगल बिटवीन ये फेस ऑफ द टूल। फेस ऑफ द टूल को क्या बोलते हैं, रेक फेस भी बोलते हैं, रेक फेस भी बोलते हैं, फेस बोलिए या फिर रेक फेस बोलिए, बात क्या है, बराबर है। एंड बेस ऑफ द शैंक और होल्डर, यानी कि कहने का मतलब कि शैंक और होल्डर के पैरेलल में जो एक लाइन आ रहा और फेस ऑफ टूल जो है इनके बीच में जो इंक्लिनेशन जो एंगल आएगा उस एंगल को हम बैक रेक एंगल नाम देंगे। एंड इट इज यूजुअली मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ टूल। अभी हम बताएं कि जो ये प्लेन कट किया गया है वो कैसे है, ये परपेंडिकुलर टू बेस है, अभी बात बोले ये परपेंडिकुलर टू बेस है एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द टूल है, यानी कहने का मतलब अलोंग द लेंथ टूल है, यानी कि टूल के लेंथ के अलोंग और फिर बेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करने से हम बैक रेक एंगल मेजर कर पाएंगे। तो आपको ये हमेशा पूछा जा सकता है कि बैक रेक एंगल कैसे मेजर किए जाते हैं। तो बैक रेक एंगल को कंसीडर मेजर करने के लिए हम एक प्लेन ऐसा लेंगे जो क्या है, बेस के परपेंडिकुलर एंड कटिंग टूल के लेंथ के पैरेलल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला जा रहा है इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द टूल टू shear द वर्क मटेरियल एंड फॉर्म द चिप। और ये जो है बैक रेक एंगल क्या करता है,
टूल 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 की वह एबिलिटी को मतलब रिप्रेजेंट करता है जो क्या करता है, वर्क पीस के मटेरियल को क्या करता है, टीयर आउट करता है, सीयर करता है, और सीयर करके उस मटेरियल को चीप के फॉर्म में क्या करते हैं, बाहर निकालता है, सीयर फॉर्म में बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से बैक रेक एंगल का ये एबिलिटी हुआ। तो बैक रेक एंगल आए या साइड रेक एंगल आए, इसका इंपॉर्टेंस 5 है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में ऑर्थोगोनल कटिंग में हम आपको बताए थे। तो जो ऑर्थोगोनल कटिंग के केसेस में इंपॉर्टेंट है रेक एंगल का, तो वही इंपॉर्टेंट जो है बैक रेक एंगल के केस में होता है और साइड रेक एंगल के केस में होता है। तो क्या बताए थे वहां पे कि रेक एंगल देने से आपका टूल का शार्पनेस क्या होता है, शार्पनेस बढ़ता है। फिर आपका वर्कपीस पर जो सरफेस फिनिश मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, गुड सरफेस फिनिश मिलता है। फिर उसके बाद पावर कंजम्पशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, कटिंग फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो इस तरीका से रेक एंगल का ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा क्या करना है, याद करके रखना है। इस प्रकार से रेक एंगल का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करके रखना है। फिर रेक एंगल देने से क्या होगा, लीप एंगल क्या होगा, रेक एंगल पॉजिटिव देने से क्या होगा, आपका टूल का स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करके रखने हैं। फिर अगला पॉइंट बोला जा रहा है, इन टर्निंग पॉजिटिव बैक एंगल टर्निंग टूल एक प्रकार टर्निंग ऑपरेशन कैसा है, एक प्रकार का ऑब्लिक कटिंग है। तो बोला गया इन टर्निंग पॉजिटिव बैक रेक एंगल टेक्स ए चिप अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस वेयर एज नेगेटिव बैक रेक एंगल डायरेक्ट्स द चिप ऑन द मशीन सरफेस। इसका कहने का मतलब है कि जब हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो टर्निंग ऑपरेशन में अगर पॉजिटिव रेक एंगल अगर हम टूल को प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव रेक एंगल टूल को प्रोवाइड करने से चिप जो होता है वो वर्कपीस से अवे जाता है, वर्कपीस से अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस से दूर जाता है चिप। क्या बोला गया, जब पॉजिटिव रेक एंगल देंगे तो मशीन सरफेस से जो चिप निकला मशीन सरफेस से दूर भागेगा। लेकिन जब नेगेटिव रेक एंगल देंगे किस में, कटिंग टूल में, तो इस केस में जो आपका चिप निकलेगा वो जो चिप जो आएगा वो जो चिप जो आएगा वो इन द डायरेक्शन मशीन सरफेस, यानी कहने का मशीन सरफेस पर ही आकर के गिरेगा, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव रेक एंगल देंगे तो आपका चिप जो है मशीन सरफेस पर आके गिरेगा, लेकिन जब पॉजिटिव रेक एंगल देंगे तो चिप जो है मशीन सरफेस से दूर होकर के जाकर के गिरेगा। तो ये बातें हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। अब ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा इसलिए होता है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इमेजिन कराने का प्रयास करेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑनलाइन क्लास में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। फिर भी हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये कहने का मतलब कि इस तरीके से आपका कटिंग टूल है, इस तरीके से कटिंग टूल है। तो अगर यहाँ पे साइड रेक एंगल माना कि इस तरीके से साइड कटिंग इस तरीके से कट करेगा, सॉरी, तो साइड ये हुआ था, ये फ्लैंक है, ये क्या आपका रेक सरफेस है, ये क्या है, फेस है। तो फेस है तो यहाँ पे टूल ये हो जाएगा, चिप जाएगा, तो चिप जो है रेक सरफेस से अबे बाहर जाएगा, मशीन सरफेस से बाहर निकलेगा। लेकिन जब इसी में कटिंग टूल में नेगेटिव एंगल प्रोवाइड करेंगे तो नेगेटिव एंगल प्रोवाइड करने पर वो जो चिप जो होता है ना मशीन सरफेस पर ही आकर के गिरता है। इस चीज़ को रियलाइजेशन हम यहाँ पे अभी नहीं करवा पाएंगे, सॉरी, ठीक है ना। जब ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, अगर टाइम मिलेगा तो हम आपके सामने आएंगे और उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हम वहाँ प्रैक्टिकल करके बताएंगे और सारे कुछ वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जो घटना होना चाहिए वो चीज़ वहाँ फीलिंग के साथ बताएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना, पॉजिटिव रेक एंगल देंगे तो चिप जो है वो मशीन सरफेस से दूर भागेगा, लेकिन जब नेगेटिव रेक एंगल टूल में प्रोवाइड करेंगे तो जो चिप का जो डायरेक्शन होगा वो मशीन सरफेस पर ही आकर के क्या होगा, गिरेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान देना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बैक रेक एंगल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो बैक रेक एंगल से रिलेटेड हम लोग कुछ क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि IES 2012 में पूछा हुआ है। क्या बोला गया है कि क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव रेक एंगल आर प्रेफर टू रिजिड सेटअप फॉर इंटरप्टेड कटिंग एंड
डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल, यानी कहने का मतलब निगेटिव रेक एंगल जो हम प्रेफर करते हैं कटिंग टूल में वो रिजिड सेटअप के लिए करते हैं। तो बात सही है, निगेटिव रेक एंगल हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं जब आपका क्या हो, रिजिड सेटअप हो। रिजिड सेटअप हो यानी कहने का मतलब कि वर्कपीस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो वर्कपीस स्ट्रॉन्ग करने के लिए टूल को हमको और स्ट्रॉन्ग करना है, और टूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव रेक एंगल देते हैं। इसीलिए आपको इंसर्ट एक डाला गया होगा। इंसर्ट जो होता है वो सिरेमिक और कार्बाइड का बना होता है, जिसका जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, टफनेस होता है, बहुत ज़्यादा टफनेस होता है। तो वो जो है ये जो है ये जो यहाँ पे जो रिजिड सेटअप है उसको क्या करता है, इंसर्ट जो है उसको अच्छे तरीके से झेलता है, ठीक है ना। तो ये बात जो बोला गया वो सही बात बोला गया। निगेटिव रेक एंगल हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं जब आपको सेटअप क्या हो, रिजिड हो और डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल, यानी कि मशीन करना जिस मटेरियल को उसको डिफिकल्ट है मशीनिंग करना, ठीक है ना। तो उसके लिए हम निगेटिव रेक एंगल बोलते थे, ये बात सही है। फिर उसके बाद बोला गया है, सेकेंड बात बोला गया, निगेटिव रेक एंगल डायरेक्ट टू द चिप ऑन द मशीन सरफेस। सही बात है, निगेटिव रेक एंगल जब प्रोवाइड करते हैं तो चिप कहाँ पे, ऑन द मशीन सरफेस। किस पे गिरता है, मशीन सरफेस पे ही आता है, अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस नहीं, ऑन द मशीन सरफेस जब निगेटिव रेक एंगल प्रोवाइड करते हैं तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव रेक एंगल और ये पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। अतः हम बोलेंगे कि ये पहला स्टेटमेंट जो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अतः हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा इसके लिए, करेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो IAS 2K12 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला हम लोग देखते हैं साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल कहाँ से आएंगे, तो साइड रेक एंगल पाने के लिए साइड रेक एंगल कब तभी कंसीडर किए जाएंगे जब आपका एक प्लेन ऐसा होगा जो कि क्या हो, इस प्रकार से कटिंग टूल को कट करेगा जो कि कटिंग टूल के विड्थ के क्या हो, पैरेलल हो। कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल हो, कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल हो। तो कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल अगर कट करेंगे, कटिंग टूल के विड्थ के पैरेलल कट करेंगे तो आपको एंगल जो मिलेगा वो कौन से एंगल मिलेगा, साइड कटिंग एज से ही मिलेगा। तो पक्का है कि एक रेक एंगल पर, रेक सरफेस पर देखने को मिलेगा, एक रेक सरफेस पर देखने को मिलेगा, और चूंकि साइड कटिंग एजेस है तो ये एंगल कहलाएगा आपको साइड रेक एंगल कहलाएगा। फिर दूसरा जो है क्लियरेंस एंगल ये है, ठीक ना, रिलीफ एंगल। तो ये जो साइड कटिंग एजेस है तो इसीलिए इस एंगल को साइड रिलीफ एंगल बोलेंगे, साइड रिलीफ एंगल बोलेंगे, ठीक ना। तो इसको डिफिनीशन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला गया। साइड रेक एंगल, साइड रेक एंगल है तो रेक एंगल को पक्का है कि अल्फा से डिनोट करेंगे, और साइड लगा हो तो अल्फा एस से हम लोग साइड कटिंग एज को डिनोट करते हैं। तो हम फिर से आपको नोटेशन ही बताते चल रहे हैं आपके सामने। क्या बोला गया आगे, बोला गया इट इज द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द टूल, फेस ऑफ द टूल एंड बेस ऑफ द शैंक, बेस ऑफ द शैंक। तो ये जो है, ये जो लाइन एक्चुअल में है वो बेस के क्या है, पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। तो हम बोलेंगे कि इट इज द लाइन बिटवीन फेस, फेस कहने का मतलब रेक फेस, इट इज द लाइन बिटवीन फेस ऑफ द शैंक एंड बेस ऑफ द टूल इज नोन एज साइड रेक एंगल। इसी को हम साइड रेक एंगल बोलेंगे। और यूजुअली मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ। तो अभी बोले ये जो प्लेन जो कट किया गया है वो कैसा है, विड्थ के पैरेलल एंड बेस के परपेंडिकुलर है। तो जब भी अगर साइड रेक एंगल आपको कंसीडर किया जाएगा तो वो प्लेन कैसा होगा, वो प्लेन जो होगा वो बेस के परपेंडिकुलर और विड्थ के, टूल के विड्थ के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो एंगल आएंगे वो साइड रेक एंगल कहलाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है इंक्रीजेज द साइड रेक एंगल रिड्यूस द चिप थिकनेस इन टर्निंग। साइड रेक एंगल अगर हम इंक्रीज करते हैं तो साइड रेक एंगल इंक्रीज करने से चिप के थिकनेस क्या होते हैं, घटते हैं। चिप के थिकनेस क्या करेंगे, घटेंगे। साइड रेक एंगल बढ़ने से, साइड रेक एंगल बढ़ने से चिप के थिकनेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, घटते हैं। तो ये बातें आपको मतलब कि ये रटना है, ये आपको रटना है। इस चीज़ को जब हम आपको ऑफलाइन क्लास लेने आएंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे किस प्रकार से चिप का थिकनेस घटता है, ठीक ना, चिप का थिकनेस रिड्यूस होता है। तो ये आपको ये याद रखना, साइड रेक एंगल बढ़ने से, अल्फा एस बढ़ने से ये थिकनेस टी जो होता है वो क्या होगा, थिकनेस जो होता है वो ये घटता है, थिकनेस जो होता है वो चिप थिकनेस घटता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है
अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे बेस्ड जो है 2 क्वेश्चन देखते हैं जो कि IES 2 के 3 में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो इसको जूम करते हैं पहले। तो क्या बोला, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेक फेस, पहले रेक फेस की बात बोला गया है। तो वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है रेक फेस से विथ रेस्पेक्ट टू टूल बेस मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द टूल। तो देखिए रेक फेस पर कहलाएगा और पैरेलल टू द क्या है, पैरेलल टू द विड्थ है और परपेंडिकुलर टू बेस है। तो यानी कहने का मतलब आपको इसी प्रकार का मतलब कि यही आपको बात बोला गया। इसी फिगर में जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये जो दिखाई दिया गया है पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू विड्थ है ये प्लेन, पैरेलल टू विड्थ है एंड परपेंडिकुलर टू बेस है। तो यहाँ पे और ये रेक सरफेस पे बात बोल रहा है। तो रेक सरफेस पे कौन सा एंगल, साइड रेक एंगल आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपको साइड रेक एंगल होगा, साइड रेक एंगल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्या बोला गया, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेक फेस से जो आपका टूल का बेस है उससे क्या बोला गया कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेक फेस विथ द रेफरेंस टू द टूल बेस मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द टूल इज कॉल्ड एज साइड रेक एंगल। इसी को क्या बोलेंगे, साइड रेक एंगल बोलेंगे। तो इसको इमेजिन करिएगा तो आपको समझ में आएगा। प्लेन कैसा कट किएगा, प्लेन ऐसा है जो विड्थ के पैरेलल और बेस के परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से कट करने पर आपका फेस पर, रेक फेस पर जो एंगल आएगा वो साइड कटिंग एज से आएंगे। तो इस कटिंग एजेस से जो एंगल आते हैं बेस पे, रेक फेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड रेक एंगल बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पस ऑफ साइड रेक एंगल इन द कटिंग टूल इज। तो साइड रेक एंगल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो साइड रेक एंगल बोले या बैक रेक एंगल बोले तो इससे क्या होता है। हाँ, एक बात और बताना भूल गए थे, 4 पॉइंट तो पहले बताए थे कि रेक एंगल बोले या बैक रेक एंगल बोले या साइड रेक एंगल बोले, इन सारे एंगल से आपका चाहे किसी भी बारे में बोले, सारे एंगल से 5 पॉइंट याद रखना। पहला जो है सरफेस फिनिश को गुड करता है, सरफेस फिनिश इंप्रूव करता है। दूसरा क्या होगा, सरफेस फिनिश वर्कपीस का क्या इंप्रूव करेगा। फिर क्या करेगा, फिर आपको शार्पन द टूल, शार्प करेगा, टूल को शार्प करेगा। तीसरा जो है पावर को क्या करेगा, पावर कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और पावर कंजम्पशन बढ़ेगा कब, जब कटिंग फोर्स बढ़ेगा। तो कितने पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। एक पॉइंट और है कि रेक एंगल चाहे किसी के बारे में बोले, चाहे बैक रेक एंगल बोले, चाहे साइड रेक एंगल बोले या फिर रेक एंगल बोले, तो सारे रेक एंगल क्या करते हैं, चिप के फ्लो के डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। चिप जो फ्लो करेगा उसके डायरेक्शन, मोशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे आपको पता चलेगा कि किसके बारे में बोला गया है, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग साइड रेक एंगल के बारे में पूछे या बैक रेक एंगल के बारे में पूछे या फिर रेक एंगल के बारे में बोले। हम अभी बताएं कि इसका 5 काम है। पहला काम चिप के फ्लो के डायरेक्शन को बताना, ठीक है। दूसरा क्या है, सरफेस फिनिश को अच्छा करना। तीसरा क्या है, टूल के शार्पनेस को बढ़ाना। चौथा क्या है, कटिंग पावर को बढ़ाना। फिर 5वां क्या है, आपको कटिंग फोर्स को बढ़ाना। तो इन 5 पॉइंट में कौन सा आपको जो है यहाँ पे आपको मैच कर रहा है, ठीक ना। और ये रेक एंगल कभी भी जो है ना वो रबिंग एक्शन को कभी अवॉइड नहीं करता है, क्योंकि मशीन सरफेस से रेक सरफेस जो होता है वो क्या होता है, ऊपर में रहता है, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक ना। तो इससे आपको रबिंग एक्शन से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है रेक फेस का, ठीक ना। तो यहाँ पे चिप के फ्लो के डायरेक्शन को क्या करता है, रेक एंगल प्रोवाइड करता है। तो पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग साइड रेक एंगल प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि ये जो है कंट्रोल करता है चिप के फ्लो के डायरेक्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग 2 एंगल पढ़ लिए, अब तीसरा एंगल पढ़ेंगे एंड रिलीफ एंगल। और एंड रिलीफ एंगल, पहले रेक एंगल को अल्फा से, रेक एंगल को
अल्फा से डिनोट कर रहे थे, रेक एंगल को अल्फा से, रिलीफ एंगल को गामा से, रिलीफ एंगल को गामा से, और कटिंग एंगल को सी से। अब यहाँ पे बैक रेक एंगल होगा तब बी लगा देंगे, साइड रेक एंगल होगा तो एस लगा देंगे, अल्फा एस। अगर इंड कटिंग इंड रिलीफ एंगल होगा तो ई लगा देंगे, और साइड रिलीफ एंगल होगा तो एस लगा देंगे। इंड कटिंग एज एंगल होगा तो ई लगा देंगे, और साइड कटिंग एज एंगल होगा तो सी एस लगा देंगे। तो बस इतना ही आपको मतलब इसके नोटेशन को याद रखने हैं, ठीक है ना, इतना नोटेशन को याद रखने हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंड रिलीफ एंगल। तो रिलीफ एंगल को पक्का है कि गामा से डिनोट करते हैं, और इंड के बारे में बोला गया तो ई से, गामा ई से इंड रिलीफ एंगल को डिनोट करेंगे। अब इंड रिलीफ एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है? तो इंड रिलीफ एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द इंड फ्लैंक इमीडिएट बिलो द इंड कटिंग एज। किसके? इंड कटिंग एज से जस्ट बिलो है, इंड कटिंग एज से इन कटिंग एज से जस्ट बिलो। तो इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ इन फ्लैंक इमीडिएट, इन फ्लैंक कौन सा? इन फ्लैंक ये है, इन फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द इन कटिंग एज से जस्ट नीचे है, एंड ए लाइन ड्रॉन थ्रू द कटिंग एज परपेंडिकुलर टू द बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड इन कटिंग एज से इन फ्लैंक के बीच में जो इंक्लिनेशन जो मिलेगा, इस इंक्लिनेशन को हम इंड रिलीफ एंगल बोलेंगे, और इंड रिलीफ एंगल को गामा इससे डिनोट हम करते हैं, गामा इससे डिनोट हम करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे बताया गया है। एंड इट इज यूजुअली मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द इन फ्लैंक। और ये जो यहाँ पे ये जो दो लाइन से जो एंगल बना, ये दो लाइन एग्जिस्ट करेंगे किसी न किसी प्लेन में, तो वो प्लेन ये जो एंगल बनेंगे, ये जो एंगल बनेंगे, जिस एंगल जो ये एंगल जो बनेंगे जिस प्लेन में, वो प्लेन जो होगा वो इंड फ्लैंक के क्या होगा? इंड फ्लैंक के परपेंडिकुलर होगा, इंड फ्लैंक के परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इंड रिलीफ एंगल जो होते हैं वो इंड रिलीफ एंगल में जो प्लेन आते हैं वो प्लेन जो होते हैं इंड फ्लैंक के परपेंडिकुलर होते हैं, मे बी पैरेलल होते हैं, ये इंक्लाइंड होते हैं। तो आपको क्या बोलना है? इंड फ्लैंक के वो प्लेन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बात हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर आगे बोला जा रहा है इंड रिलीफ एंगल प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑन द फ्लैंक ऑफ द टूल। और ये जो होता है इंड रिलीफ एंगल इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो है ना वो फ्रिक्शन को क्या करता है? फ्लैंक के फ्रिक्शन को क्या करता है? घटाता है, ये फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, दूर करता है, बचाता है, ठीक है ना। तो इसका काम ये है। तो इतना बात आपको इंड रिलीफ एंगल में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद साइड रिलीफ एंगल आता है। क्या आता है? साइड रिलीफ एंगल। तो साइड रिलीफ एंगल हम किसे कहेंगे? इस चीज़ को हम लोग भी समझते हैं। तो साइड रिलीफ एंगल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द साइड फ्लैंक इमीडिएटली बिलो, इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ साइड फ्लैंक। साइड रिलीफ एंगल के बारे में बोला गया है, साइड फ्लैंक ही आएगा, ठीक है ना, इमीडिएटली बिलो द साइड कटिंग एज। यह वह एंगल है जो सिचुएटेड होता है कि कहाँ पे? साइड फ्लैंक के जस्ट बिलो, और वो जो होता है साइड कटिंग एजेज एंड ए लाइन ड्रॉन थ्रू दिस कटिंग एज परपेंडिकुलर टू द बेस। और एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया जाएगा जो बेस के क्या हो? बेस के परपेंडिकुलर है। तो बेस की ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये जो है से साइड फ्लैंक से इंक्लाइंड है। तो ये जो है एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया गया है जो बेस के परपेंडिकुलर है, और बेस के परपेंडिकुलर लाइन से साइड फ्लैंक का जो इंक्लिनेशन जो आएगा उस इंक्लिनेशन को हम साइड रिलीफ एंगल बोलते हैं, साइड रिलीफ एंगल हम बोलते हैं। तो इस तरीक़े से आपको ये बात आपको पहले भी हम एनिमेशन वीडियो में बता दिए हैं। तो इस चीज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरीक़े से हम लिख सकते हैं कि ये एंगल होता है किसके बीच में? साइड फ्लैंक एंड ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बेस। एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द बेस, और साइड फ्लैंक में जो इंक्लिनेशन होगा उसी के इंक्लिनेशन के एंगल को ही हम क्या बोलेंगे? साइड रिलीफ एंगल हम बोलते हैं। फिर उसके बाद बोला जाए इट इज मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द साइड फ्लैंक। और ये जो एंगल जो बनेंगे, ये दो लाइन से मिलकर के एंगल बना ना, एक लाइन ये, तो इसी लाइन में ही
प्लेन होता है, और वो प्लेन जो होता है ना वो साइड फ्लैंक के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, साइड फ्लैंक के परपेंडिकुलर होते हैं। इंड रिलीफ एंगल जो था, इंड रिलीफ एंगल था वो क्या था, इंड फ्लैंक के परपेंडिकुलर था, लेकिन ये जो साइड रिलीफ एंगल है साइड फ्लैंक के क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात आपको बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका साइड रिलीफ एंगल। तो चार तरीके के एंगल हम लोग चार तरीके के टूल ज्योमेट्री के एंगल के बारे में स्टडी कर लिए। अब पांचवा जो है आपका इंड कटिंग एज एंगल है, इंड कटिंग एज एंगल। तो इंड कटिंग एज एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं थोड़ा। तो इंड कटिंग एज के बारे में क्या बोला गया है, तो इंड कटिंग एज किसे कहेंगे, तो इंड कटिंग एज के बारे में बोला गया है कि द इंड कटिंग एज एंगल इज द अमाउंट दैट इंड कटिंग एज एंगल वह एंगल होता है द इंड कटिंग एज स्लोप अवे फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल। इंड कटिंग एज, तो इंड कटिंग एज ये इंड कटिंग एज है, तो यानी कहने का मतलब नोज है, तो नोज एक क्या है, नोज पर जो है एक कर्वेचर है, इस प्रकार से कर्वेचर है, तो कर्वेचर पर जो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट पर टिप पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। नोज एक प्रकार का क्या है, पॉइंट है, पॉइंट पर एक बहुत स्मॉल कर्वेचर मिलेगा, तो वहां पे एक क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो उस टेंजेंट से इंड कटिंग एज कितना इंक्लाइंड एंगल बना रहा है, उस एंगल को ही इंड कटिंग एज एंगल नाम बोला गया है। तो उसी को यहाँ पे आपको लैंग्वेज के फॉर्म में बोला गया है, इंड कटिंग एज एंगल इज द अमाउंट, इंड कटिंग एज एंगल वह एंगल होता है दैट द कटिंग एज स्लोप, कटिंग एज स्लोप कहने का मतलब ये, इन कटिंग एज से ये करेंगे तो ये स्लोप हो गया, स्लोप अवे फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल, टूल के नोज से जो स्लोप आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन कटिंग एज एंगल बोलते हैं। इट विल बी क्लियर द फिनिश्ड सरफेस ऑन द वर्कपीस, और ये जो करेगा वो क्या करेगा, फिनिश्ड सरफेस को फिनिश्ड सरफेस को मतलब कि क्लियर यानी क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा, क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कि मतलब इन कटिंग एज एंगल जो है वो फिनिश्ड सरफेस को जाकर के टच करेगा, नहीं, ये प्रोवाइड करने से क्या होगा, फिनिश्ड सरफेस आपको रब नहीं करेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपका स्मूथ सरफेस देखने को मिला है। तो यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये आपका इस तरीका से है, इस तरीका से आपका टूल है, वर्कपीस है, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ये आपका साइड कटिंग एज कहलाएगा, और ये एंगल जो है क्योंकि साइड से ये एंगल कट हुआ है ना, तो साइड कटिंग एज कहलाएगा। और ये आपका टूल का टिप है, टूल का टिप से ये जो एंगल इंक्लाइंड है ये इन कटिंग एज, इसको क्या बोलेंगे, इन कटिंग एज एंगल बोलेंगे। तो इन कटिंग एज एंगल प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये जो मशीन्ड सरफेस पहले है इससे आपको रब नहीं करेगा, और रब नहीं करेगा तो आपका जो मशीन्ड सरफेस है उसका स्मूथनेस क्या हो रहा है, क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। तो क्लियरेंस एंगल से हमारा क्या होगा, क्लियर ये फिनिश्ड सरफेस जो रहते हैं वो क्या होता है, क्लियर रहते हैं, आपको सरफेस फिनिश अच्छा रहता है, ठीक है ना, इसको प्रोवाइड करने से। व्हेन कटिंग विथ द साइड कटिंग एज एंगल, और इसमें जो होता है टर्निंग ऑपरेशन जब करेंगे तो एक्चुअल जो मटेरियल रिमूव होते हैं, एक्चुअल जो मटेरियल जो रिमूव होते हैं वो किससे होते हैं, साइड कटिंग एज से कट होते हैं। आपका ये 99% केसेज में 99% केसेस में साइड कटिंग एज यूज किए जाते हैं, और 1% केस में ही हम किसको यूज करेंगे, आपका इंड कटिंग एज को यूज करेंगे। तो अब बात आता है कि सर आप तो पूछिएगा कि यहाँ पे तो दोनों कटिंग एज यूज किए गए हैं, लेकिन एक कंपेरिजन में दूसरे का बहुत ही नेग्लिजिबल है, और चूंकि यहाँ पे यूज नहीं किया गया, बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल, ठीक है ना, नेग्लिजिबल। जिस प्रकार से एक समुद्र में पानी रखा हुआ, समुद्र भर पानी है, और उनमें से अगर हम एक बूंद पानी अगर उनमें से निकाल लेंगे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसका कोई भी असर, ये साइड कटिंग एज एंगल इसीलिए तो प्रोवाइड करते हैं कि ये कटिंग एज कटिंग टूल में मशीनिंग में हेल्प नहीं करे, ठीक है ना, इसीलिए इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नाम बोला जाता है। तो ये बात बोला गया है यहाँ पे। फिर आगे बोला जा रहा है, इट प्रिवेंट द ट्रेनिंग एंड ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल फ्रॉम रबिंग एक्शन द वर्कपीस। और ये क्या करता है, इन कटिंग एज एंगल क्या प्रोवाइड करता है, रबिंग एक्शन को क्या करता है, अवॉइड करता है। फिनिश्ड सरफेस पर जो रबिंग एक्शन होने वाले, फ्रिक्शन होने वाले हैं, उसको क्या करता है, अवॉइड करता है। अभी हम बताएं यहाँ पे रबिंग एक्शन जो होने वाला था टूल और वर्कपीस के बीच में, ये फिनिश्ड सरफेस और टूल के बीच में, ये साइड कटिंग इन कटिंग एज एंगल प्रोवाइड करने से रबिंग एक्शन क्या हुआ, अवॉइड हुआ। तो इसीलिए हम इसको
हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है द लार्जर कटिंग एज एंगल वीकेन द टूल इट इज यूजुअली केप्ट बिटवीन 8 डिग्री टू 15 डिग्री। तो इस एंगल को प्रोवाइड करने से आपका क्या होता है, टूल का स्ट्रेंथन जो होता है वो कमता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो कमता है, यानी टूल जो होता है क्या होता है, वीक होता है। अब क्यों, अब इंड कटिंग एज एंगल जैसे एक्चुअली में इस तरीका से फिगर था, इस तरीका से था, आपका टूल इस तरीका से था, टूल इस तरीका से था, तो ये एंगल ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो टूल का वीकनेस क्या, ये टूल पतला होता जाएगा, टूल का पतला होता जाएगा। टूल अगर पतला, पहले तो इतना था, पहले इतना से था, अब इतना और कट किया और कट किया, तो टूल क्या हो गया, पतला होता जाएगा। अब पतला हो जाएगा तो एंड कटिंग एज एंगल और क्या हो, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो एंड कटिंग एज एंगल भले बढ़ रहा है लेकिन हमारा टूल क्या हो रहा है, वीकर हो रहा है, वीकर हो रहा है, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पे इंड कटिंग एज कहाँ से कहाँ तक यूजुअली प्रोवाइड करते हैं, 8 डिग्री से 15 डिग्री तक ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंड कटिंग एज एंगल ज़्यादा मतलब ये करने से आपका क्या होता है, चैटरिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक ना, चैटरिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंड कटिंग एज जो है से इसका लिमिटेशन है 8 से 15 डिग्री तक ही यहाँ पे रखा जाता है, 8 डिग्री से 15 डिग्री तक ही रखा जाता है। तो ये इन सारे बातों को हम लोग इंड कटिंग एज के में हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइड कटिंग एज के बारे में, साइड कटिंग एज के बारे में, साइड कटिंग एज के बारे में। साइड कटिंग एज में क्या बोला गया है, साइड कटिंग एजेस में बोला गया है कि इट इज द एंगल विच प्रिवेंट इंटरफ्रेंस एज द टूल इंटर्स इनटू द वर्कपीस मटेरियल। ये साइड कटिंग एज एंगल इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि इंटरफ्रेंस कहने का मतलब टक्कर से बजाता है, इंटरफ्रेंस मतलब कि टक्कर से, जैसे कहने का मतलब कि इस प्रकार से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे इस प्रकार से वर्कपीस है, इस प्रकार से मेरा वर्कपीस है, ये मेरा फिनिश्ड सरफेस है, ये मेरा फिनिश्ड सरफेस है, ये मेरा फिनिश्ड सरफेस है, और ये आपका सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल है, सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल है। तो ये जो है से आपका क्लियर इंड कटिंग एज एंगल है, इंड कटिंग। और यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं साइड कटिंग एज से, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे जो आपका एंगल जो मिलेगा, जो बेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस के परपेंडिकुलर है, तो इससे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल कहलाएगा, साइड कटिंग एज एंगल कहलाएगा। तो साइड कटिंग एज एंगल जो होता है इंटरफ्रेंस से बचाता है, इंटरफ्रेंस से बचाता है। जैसे कहने का मतलब एक और फिगर लेते हैं, इस तरीके से लिए, तो टूल इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब ये होगा तो साइड कटिंग एज एंगल इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो है टक्कर से बचाता है। अब बताइए कि यहाँ पे इस कंडीशन में कट करना आसान है कि इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो है से आपका टूल का कांटेक्ट जो है वर्कपीस से ज़्यादा लेंथ में यहाँ पे है और यहाँ पे कम लेंथ में है। तो यहाँ पे जब कट करेगा तो यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे कट नहीं करेगा बल्कि जाकर के इस तरीके से टकराएगा, टूल और वर्कपीस आपस में टकराएगा, टकराएगा तो जितना आसानी से मटेरियल यहाँ पे कट होना चाहिए उतना आसानी से यहाँ पे नहीं कट होगा। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन से यहाँ पे सी एस का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे सी एस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम साइड कटिंग एज एंगल को प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है ये जो एंगल रखा जाता है 15 से 30 डिग्री के बीच में रखा जाता है। इसको जूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम जूम नहीं कर पा रहे हैं। लार्जर दिस एंगल ग्रेटर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टेंडिंग टू द सेपरेट द वर्कपीस एंड द टूल। ये जो कह रहा है कि अगर साइड कटिंग एज ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो कटिंग फोर्सेस के पावर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे जब ये करेंगे तो ये वर्कपीस है, ये आपका वर्कपीस है। ऑनलाइन में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये साइड कटिंग एज है, ये आपका सी एस है, और यहाँ पे क्या आएगा, थ्रस्ट फोर्स आएगा, क्या आएगा, थ्रस्ट फोर्स आएगा। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ टी साइन सी एस आएगा। तो यहाँ पे साइन, ये एफ टी साइन सी एस, ये आएगा तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, साइन सी एस का वैल्यू, सी एस का वैल्यू 0 कर देंगे, सी एस का वैल्यू 0, तो ये पूरा थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो मटेरियल क्या होगा, कट नहीं करेगा, ठीक ना। तो जैसे जैसे सी एस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा,
ये थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो वही बात बोला गया है, लार्जर द एंगल सी एस का वैल्यू ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ग्रेटर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टेंडिंग टू द सेपरेट द वर्क पीस, मतलब कि ग्रेटर फोर्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना। और इससे ज़्यादा अगर सी एस का वैल्यू देंगे तो यहाँ पे चैटरिंग का फिनोमेना देखने को भी मिल सकता है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है थर्ड पोर्शन में कि एट इट्स इंक्रीजेज वैल्यू इट विल हैव मोर ऑफ इट्स लेंथ इन एक्शन फॉर द गिवन डेप्थ ऑफ कट। तो अभी बोले कि दिए हुए डेप्थ ऑफ कट के लिए जब आपको साइड कटिंग एज एंगल ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा क्या होगा, टूल का कॉन्टेक्ट होगा वर्कपीस के साथ। जैसे देखिए एक साइड कटिंग एज एंगल ऐसा लिए तो यहाँ पे साइड कटिंग एज एंगल इतना है, अब दूसरा साइड कटिंग एज एंगल इस तरीके से लिए जो कि कम है, तो यहाँ पे टूल का कॉन्टेक्ट क्या होगा, ये लेंथ ये वर्कपीस के इससे क्या हो, बहुत कम कॉन्टेक्ट हुआ। देखिए साइड कटिंग एज बढ़ाने से वर्कपीस के साथ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि एट इट्स इंक्रीजेज वैल्यू, अगर साइड कटिंग एज के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इट विल हैव मोर इट्स लेंथ इन एक्शन फॉर द गिवन डेप्थ ऑफ कट। दिए डेप्थ ऑफ कट के लिए आपको ज़्यादा लेंथ में क्या करेगा, वर्कपीस के मटेरियल को कट करेगा। फिर अगला पॉइंट फोर्थ पॉइंट में बोला गया है क्या, अगला पॉइंट में बोला गया एट इट्स इंक्रीज, इसके वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इट प्रोड्यूसेज थिनर एंड वाइडर चिप। तो जब हम सी एस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपका चिप का जो थिकनेस जो है वो क्या होता है, कम जाता है, और वहाँ से जो है आपका सरफेस क्या होता है, बढ़ जाता है, और सरफेस बढ़ जाता है हीट डिसिपिएशन आसानी से होता है, तो जिससे कि हमारा टूल का लाइफ भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कैसे करेंगे, जैसे कहने का मतलब इस तरीके से सिंगल पॉइंट ये वर्कपीस है, टर्निंग ऑपरेशन हो रहा, सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। ये फिनिश्ड सरफेस, ये क्लियरेंस, ये इंड कटिंग एज एंगल है, और ये साइड कटिंग एज एंगल है, ये आपका साइड कटिंग एज एंगल है। अब दूसरा फिगर और बनाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे बनाते हैं फिर से। ये आपका वर्कपीस है, ये मशीन सरफेस है, ये आपका टूल है, ठीक है। फिर दूसरा और एक वर्कपीस लिए, साइड कटिंग एज एंगल को और क्या किए, कम कर दिए, यहाँ पे ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कम किए हैं। ये सी एस है, और यहाँ पे भी ये सी एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसके वैल्यू इंक्रीज करने से आपका जो मटेरियल रिमूव होगा उसका वॉल्यूम दोनों में क्या होगा, सेम डेप्थ ऑफ कट के लिए यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट इतना दिया जा रहा, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट डी दिया जा रहा है, यहाँ पे डी। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो है से एल का वैल्यू, L1 का वैल्यू ज़्यादा है, L2 के कंपेरिजन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो L1 का वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर होने के लिए एरिया इंटू A1 इंटू L1 और A2 इंटू L2 जो होगा वो आपस में क्या होगा, वॉल्यूम का मटेरियल रिमूवल रेट जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो जब L1 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एरिया कॉन्टैक्ट क्या होगा, एरिया कॉन्टैक्ट कम होगा, ठीक है ना। ठीक, एरिया कॉन्टैक्ट कम होगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ ज़्यादा होगा तो सरफेस जो होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो है थिकनेस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ज़्यादा है तो थिकनेस जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। थिकनेस जो होगा कम होगा तो सरफेस का एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एरर हो रहा है यहाँ पे, समझते हैं फिर से। जैसे कि सेम डेप्थ ऑफ कट के लिए इस तरीक़ा से है, ठीक है ना, इस तरीक़ा से है, और एक इस तरीक़ा से है। तो यहाँ पे लेंथ L2 ज़्यादा है, L1 कम है, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट सेम है, तो यहाँ पे थिकनेस जो इस केस में जो थिकनेस होगा, थिकनेस जो होगा वो ज़्यादा होगा, थिकनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और थिकनेस ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया जो होगा वो कम होगा, तो यहाँ पे हीट का डिसिपिएशन जो होगा
कम सरफेस एरिया से होगा तो यहाँ पे टूल के फेल होने का चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेंथ ज़्यादा होगा तो थिकनेस कम होगा, थिकनेस कम होगा तो आपको जो होगा सरफेस एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस केस में जो आपका हीट डिसिपिएशन जो मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हीट डिसिपिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको टूल का जो लाइफ होगा वो बढ़ेगा, टूल का लाइफ बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि साइड कटिंग एज एंगल प्रोवाइड करने से आपका जो है सरफेस कॉन्टैक्ट का वैल्यू बढ़ता है, सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया वैल्यू बढ़ेगा, और उससे बढ़ने से आपका हीट डिसिपिएशन आसानी से होगा। हीट डिसिपिएशन आसानी होगा, थिकनेस भले ही कम होगा लेकिन हीट डिसिपिएशन आसानी से होगा, आसानी से होगा तो मेरा टूल का फेलियर होने का चांसेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन सारे बातों को यहाँ पे बताया गया हम। फिर जीरो रेक एंगल हम किस केस में प्रोवाइड करते हैं, तो जीरो रेक एंगल हम मेटल ऑक्साइड के केस में ही प्रोवाइड करते हैं। जब आपका वर्कपीस का मटेरियल कैसा हो, मेटल ऑक्साइड का हो, वर्कपीस का मटेरियल मेटल ऑक्साइड का हो, तब जाकर के आप किसको प्रोवाइड करते हैं, जीरो रेक एंगल को प्रोवाइड करते हैं। तो बोला गया है जीरो साइड कटिंग एज एंगल इज डिजायरेबल व्हेन मशीनिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग विथ हार्ड एंड स्केली स्किन। स्केली स्किन कहने का मतलब, इसका स्केली स्किन कहने का मतलब ऑक्साइड मटेरियल, ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड का मटेरियल रहेगा, तो उस केस में हम जीरो रेक एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंचिंग पॉइंट है। तो कभी पूछ दे देगा कि जब मेटल ऑक्साइड का मतलब कि मटेरियल रहेगा तो वहाँ पे साइड कटिंग एज एंगल को कितना पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, नेगेटिव है जीरो, तो यहाँ पे जीरो साइड रेक एंगल कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरीक़ा से साइड कटिंग एज एंगल मतलब कि आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, साइड कटिंग एज एंगल को CS से हम डिनोट करते हैं। तो इन सारे बातों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताएं। ऑफलाइन बैच आएगा तो वहाँ पे भी अगर टाइम मिलेगा तो हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए आएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। आपको 10 दिन या 15 दिन के लिए जो भी आएँ, लेकिन आपको टाइम दे करके हम इसको विजुअलाइज कराएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे विजुअलाइजेशन कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है। फिर भी हम अपनी तरफ से बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये साइड कटिंग एज एंगल इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर अब आता है, इन सारे बातों को हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं, ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं, तो वहाँ पे कितने फोर्स आते हैं, 2 फोर्स आते हैं, एक कटिंग एज और एक थ्रस्ट फोर्स, FT थ्रस्ट फोर्स। लेकिन जब ऑब्लिक कटिंग करेंगे तो ऑब्लिक कटिंग के केस में आपका 3 फोर्स आएंगे, एक आपका आएगा एक्सियल फोर्स, दूसरा आएगा थ्रस्ट फोर्स, और तीसरा जो होगा कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स एंड एक्सियल फोर्स। तो यहाँ पे साइड कटिंग एज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं साइड कटिंग एजेस के बारे में, ठीक ना। साइड कटिंग एजेस के बारे में यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि साइड कटिंग एजेस जो है वो कटिंग फोर्स को कभी भी मतलब कि अफेक्ट नहीं करता है। और कटिंग फोर्स कहाँ पे है, कटिंग फोर्स आपका Z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टूल चल रहा है ना, तो आपका इस डायरेक्शन कटिंग फोर्स पेरिफेरल स्पीड पर, पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होता है कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही क्या होता है, कटिंग फोर्स लगता है। तो पेरिफेरल डायरेक्शन इस तरीके से, ये इस तरीके से वर्कपीस रोटेट में है, तो इस तरीके से आपका FZ कटिंग फोर्स हो गया। FY जो है से थ्रस्ट फोर्स, इस तरीके से टूल का कांटेक्ट होगा तो इस तरीके से धक्का देगा, तो FY जो होगा से थ्रस्ट फोर्स हो गया, और एक्सियल फोर्स FX हो गया। तो इन तीनों के बारे में देखते हैं, इन तीनों थ्रस्ट फोर्स, एक्सियल फोर्स और कटिंग फोर्स पर जो है उस साइड कटिंग एजेस का क्या क्या प्रभाव होता है उसको हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि भैया साइड कटिंग एज जो है हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन कटिंग एज, यानी कि साइड, ये कटिंग एज पर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। कौन सा, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है, और कटिंग पावर, ठीक है। लेकिन आगे बोला जा रहा है FY को हम क्या बोलते हैं, इस FY को रेडियल फोर्स या थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और FY का वैल्यू जो होता है FY इज इक्वल टू FT साइन CS। तो यहाँ पे अब अगर कटिंग फोर्स के ये साइड कटिंग एंगल को बढ़ाएंगे तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको कभी भी पूछ सकता है कि जब हम साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ाएंगे तो कटिंग फोर्स पर प्रभाव पड़ता है, नहीं, कटिंग फोर्स पर नहीं प्रभाव पड़ता, ये थ्रस्ट फोर्स पर प्रभाव पड़ता है। अगर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि साइन CS है, साइन मतलब कि साइन CS कहने का मतलब कि साइड कटिंग एज। तो साइन में कोई भी एंगल अगर बढ़ाएंगे 0 से 90 डिग्री लेकर के जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 यानी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो
थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात यहाँ पे बताया गया। तो इस चीज़ का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख करके बताए हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ टी साइन सी एस, और एफ टी इज इक्वल टू कोस लैम्डा, और लैम्डा जो है से प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है, और लैम्डा और सी एस के बीच में क्या है रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है 90 डिग्री माइनस सी एस, यानी साइड कटिंग एज एंगल दिया रहेगा तो उसको 90 में से घटा देंगे तो प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल मतलब कि आपको आएगा। तो प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल को हम किस में, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। साइड कटिंग एज एंगल को हम किस में, साइड कटिंग एज एंगल को अमेरिकन सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में हम साइड कटिंग एज कंसीडर करते हैं, और इसी एंगल को मतलब कि ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल बोला जाता है। तो इस तरीक़ा से आपको दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ये बातें हमेशा ये याद रखना कि दो प्रकार के फोर्स हो गया। थर्ड फोर्स क्या हुआ, एक्सियल और फीड फोर्स विल डिक्रीजेज। एक्सियल और फीड फोर्स जो होता है, जब हम साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ाएंगे तो एक्सियल फोर्स जो होंगे क्या होंगे, घटेंगे। तो एफ एक्स जो है से एक्सियल फोर्स है, और इसका फॉर्मूला होता है एफ टी कोस सी एस। तो ये अगर बढ़ाएंगे तो कोस के में एंगल का वैल्यू बढ़ाने पर क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू घटता है। तो यानी कहने का मतलब साइड कटिंग एज एंगल बढ़ाने से आपका एक्सियल फोर्स घटता है और थ्रस्ट फोर्स बढ़ता है, और कटिंग फोर्स क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं डालता है कटिंग फोर्स पे। तो इस तरीक़ा से ये पोर्शन भी आपका इंड होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं लीप एंगल के बारे में। लीप एंगल क्या होता है, तो लीप एंगल को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो लीप एंगल के बारे में बोला गया है यहाँ पे कि लीप एंगल और वेज एंगल और नाइफ एंगल या कटिंग एंगल, ये सारे नाम जो है, चार नाम जो बोले गए हैं, जितने भी नाम से हम अगर नाइफ एंगल, लीप एंगल, कटिंग एंगल, ये जितने भी नाम है सब एक ही एंगल का, वेज एंगल का ही है। तो वेज एंगल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको हम लीप एंगल के नाम से भी जानते हैं, नाइफ एंगल के नाम से भी जानते हैं, और कटिंग एंगल के नाम से भी जानते हैं। और ये एंगल डिपेंड करेगा किस पे, बैक रेक एंगल एंड इन रिलीफ एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो एंगल बना है बैक रेक एंगल से बना है एंड इन रिलीफ एंगल से बना है। तो यहाँ पे बोला गया है इट डिपेंड ऑन द रेक एंड क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड ऑन द टूल एंड डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। और इसी से हम क्या करते हैं, हम वेड्ज एंगल से ही हम बताएंगे कि टूल का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वेड्ज एंगल यानी लीप एंगल ज़्यादा होगा, लीप एंगल ज़्यादा होगा तो टूल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, टूल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, टूल स्ट्रॉन्ग होगा। लीप एंगल कम होगा तो टूल का स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ये बात बोला गया। फिर आगे बोला जा रहा, ए लार्जर लीप एंगल परमिट मशीनिंग ऑफ ए हार्ड मेटल, ठीक है ना। लार्जर लीप एंगल होगा तो उससे जो होगा से ज़्यादा मजबूत के मटेरियल को हम क्या करेंगे, मशीनिंग करेंगे उससे, ठीक है ना। अब टूल ही पतला रहेगा, उसका लीप एंगल ही छोटा रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ कम रहेगा तो मजबूत के मटेरियल को कैसे रिमूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अलाउ हेवियर डेप्थ ऑफ कट, और जब यहाँ पे लीप एंगल ज़्यादा रहेगा तो डेप्थ ऑफ कट भी हम क्या दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होता है। एंड बेटर हीट डिसिपिएशन, और यहाँ पे लीप एंगल बढ़ाने से हीट डिसिपिएशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट एरिया जितना बढ़ेगा तो हीट डिसिपिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि हीट डिसिपिएशन बढ़ेगा तो आपका टूल का लाइफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लीप एंगल बढ़ाने से इतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पे लीप एंगल आपका ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे लीप एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में हम आपको बताए थे कि इस तरीक़ा से मटेरियल रहते हैं, इस तरीक़ा से कट होते हैं, इस तरीक़े से फिनिश सरफेस रहते हैं, और इस तरीक़े से चिप का फ्लो होता है, और यहाँ पे टूल रहता है, यहाँ पे आगे टूल रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के एंगल देखने को मिलता है। इस प्रकार से एक रेफरेंस प्लेन ऐसा प्लेन होता है जो मशीन सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो ये अल्फा एंगल कहलाता है, बैक रेक एंगल कहलाता है, और ये लीप एंगल हो गया गामा, और ये क्लियरेंस एंगल। तो ये तीनों के बीच में एंगल जो होता है अल्फा प्लस गामा प्लस साई फाई इज इक्वल टू क्या, ये साई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों का एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें 2 एंगल दे देगा तो तीसरा निकल जाएगा आराम से, जैसे क्लियरेंस एंगल दे देगा, ये रिलीफ एंगल दे देगा,
और रेक एंगल दे देगा तो लीप एंगल निकल जाएगा, लीप एंगल दे देगा और यहाँ पे क्लियरेंस एंगल दे देगा तो रेक एंगल निकलेगा। तो ये इससे रिलेटेड एक गेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना, रिसेंटली में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लीप एंगल भी क्या हो गया, समझ में आ गया। लीप एंगल कुछ नहीं होता, ये जो होता है से कटिंग टूल का जो टिप होता है उसी के इंक्लिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लीप एंगल बोलते हैं। टूल के टिप के एंगल को ही हम लीप एंगल नाम देते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग बेसिक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया द एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक। अभी बोले फेस एंड फ्लैंक के बीच में जो सिंगल पन कटिंग टूल में जो फेस और फ्लैंक के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को क्या बोलेंगे, लीप एंगल बोलेंगे, लीप एंगल बोलेंगे। थोड़ा सा बैक में चल करके देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, टूल का फेस है, ये टूल का फेस है, टूल का फेस है और टूल का फ्लैंक है। तो सिंगल पन कटिंग टूल के फेस एंड फ्लैंक के बीच में जो एंगल आएगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला था, इसका आंसर सी इज करेक्ट, सी आंसर क्या होगा आपके लिए करेक्ट होगा। फिर आगे बोला कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, स्ट्रेंथन ऑफ ए सिंगल पन कटिंग टूल डिपेंड्स अपॉन, यानी कि सिंगल पन कटिंग टूल डिपेंड किस पे करेगा, लीप एंगल पर डिपेंड करेगा, लीप एंगल पर डिपेंड करेगा। और लीप एंगल डिपेंड करेगा किस पे, रेक सरफेस और फ्लैंक सरफेस पे। और रेक सरफेस से जो एंगल आएगा रेक एंगल कहलाएगा और फ्लैंक से जो एंगल आएगा वो क्लियरेंस एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक एक्चुअली में सही है, लीप एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको और भी ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सिंगल नहीं है, आपको यहाँ पे और भी एंगल को कंसीडर करके करना। तो लीप एंगल डिपेंड ऑन रेक सरफेस एंड फ्लैंक सरफेस। तो रेक सरफेस से जो एंगल आएगा रेक एंगल कहलाएगा और फ्लैंक से जो आएगा वो क्या कहलाएगा, क्लियरेंस एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, स्टेटमेंट तीनों सही है। अतः इसमें ए बी सी यानी कि 1 2 3 सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से थ्योरी पढ़ने से हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया आसानी से, ठीक है ना। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन करिए, थ्योरी पढ़िए बढ़िया से और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जितना पढ़ा रहे इतना ध्यान से देखिए, आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता, कभी नहीं करना पड़ सकता, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला, IAS 2K9 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2K9 में पूछा हुआ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट द लार्जर नोज रेडियस ऑन द टूल, यानी कि टूल पर नोज रेडियस बढ़ाने से क्या करेगा, तो इट डिटोरिएट सरफेस फिनिश। देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व प्रीवियस डे में किए थे, लेकिन उस दिन मतलब कि डिटोरिएट का मतलब हम गलत निकाल दिए थे, इस वजह से हम आपको मतलब कि क्या बताए थे, गलत आंसर बता दिए थे, तो सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही से आप देख लीजिएगा। डिटोरिएट कहने का मतलब कि नुकसान करना, उसको बर्बाद करना, ठीक है ना, उसको खराब करना, ठीक है ना। तो जब हम नोज रेडियस बढ़ाते हैं तो नोज रेडियस बढ़ाने से क्या हो, सरफेस फिनिश अच्छा होता है, लेकिन डिटोरिएट कहने का मतलब नुकसान करता है, खराब करता है नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला कर इट इंक्रीजेस पॉसिबिलिटी ऑफ चैटर। इसमें बोले कि नोज रेडियस बढ़ाने से चैटरिंग का फिनोमेना होने की संभावना होता है, तो ये बात क्या है, सही है। फिर आगे कर इट इंप्रूव टूल लाइफ। हाँ, इससे ये होता है नोज रेडियस बढ़ाएंगे तो आपको शार्पनेस घटेगा, और शार्पनेस घटेगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन घटेगा, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन घटेगा तो टूल का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा तो टूल का लाइफ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 भी क्या है, सही है। तो अतः हम बोल सकते 2 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर उसके बाद देखिए बोला गया थ्रस्ट फोर्स इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन। तो थ्रस्ट फोर्स अभी 3 फोर्स बताए, एफ एक्स एक्सियल फोर्स था, एफ वाई थ्रस्ट फोर्स, और एफ वाई का वैल्यू एफ टी साइन सी एस था। तो क्या बोला रहा, थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज, थ्रस्ट फोर्स ये जो है इंक्रीज तब करेगा, कब करेगा, जब कटिंग एज एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल बढ़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, साइड कटिंग एज एंगल बढ़ेगा, तो यानी कि इंक्रीजेज इन साइड कटिंग एज एंगल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्या क्वेश्चन बोला गया है, टूल लाइफ इंक्रीजेज। टूल लाइफ इंक्रीज कब करता है, तो टूल लाइफ इंक्रीज कब करता है, इसके लिए बोला गया इंक्रीज साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज करने से टूल लाइफ इंक्रीज करता है।
तो हाँ, अभी हम देखे थे वीडियो में कि इस तरीके से साइड कटिंग एज एंगल इस तरीके से था, तो साइड कटिंग एज एंगल जितना बढ़ा रहे थे तो आपका क्या होता, सरफेस कॉन्टैक्ट बढ़ रहा था, लेंथ बढ़ रहा था, तो उसका थिकनेस घट रहा था, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा था। तो सरफेस एरिया बढ़ने से आपका हीट डिसिपिएशन आसानी से हो रहा था, हीट डिसिपिएशन आसानी से हो रहा था। और हीट डिसिपिएशन आसानी से होगा तो टूल का लाइफ क्या हो जाएगा, टूल का लाइफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अतः हम बोलेंगे साइड कटिंग एज एंगल बढ़ाने से टूल का लाइफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिक्रीजेस साइड रेक एंगल, नहीं, ये भी रेक एंगल से रिलेटेड कुछ मतलब कि टूल के लाइफ पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। रेक एंगल पे 5 पॉइंट बताए थे कि ये चिप के फ्लो के डायरेक्शन को बढ़ाता है, कटिंग पावर को बढ़ाता है, फोर्स को बढ़ाता है, फिर मतलब कि सरफेस फिनिश को बढ़ाता है, ठीक ना, बेटर सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है, शार्पनेस को मतलब कि बढ़ाता है, ठीक ना। तो इतने सारे बातें केवल आते हैं किसमें, रेक एंगल में। तो ये पक्का है कि नहीं होगा। नोज रेडियस डिक्रीज है, नोज रेडियस घटाएंगे तो फिर मतलब टूल का लाइफ बढ़ेगा नहीं। नोज रेडियस बढ़ाने से टूल का लाइफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, घटने के लिए बोला था। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट और सी भी इनकरेक्ट। डिक्रीजेज बैक रेक एंगल से रिलेटेड टूल लाइफ होता ही नहीं, तो ये भी आपका आंसर गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ये IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, टूल लाइफ बढ़ाने के लिए हमको साइड कटिंग एज एंगल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आज का लेक्चर यहीं पे इन करते हैं। बहुत ह्यूज आपका हो गया होगा कंटेंट, ठीक है ना। तो आपको जहाँ पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से बेस्ट नॉलेज देने का प्रयास किए हैं, एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। तो आप अपना केयर रखिए, ध्यान रखिए और फोकस करिए पढ़ाई पर, लाइफ की ओर, मतलब कि लाइफ पर एक ऐसा मतलब कि टारगेट सेट की लाइफ के लिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली लाइफ में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विथ DLP।